नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ये जो चल रहा था मोल्डिंग एंड कास्टिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी का यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ एंड परमिबिलिटी ऑफ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू। सर्व्ड रेत यानी कि सैंड की शक्ति और पारगम्यता किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित होता है, ऑप्शन है आपका ग्रेन साइज, क्ले कंटेंट, हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट। देखिए, जो स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉल्ट सैंड आर रिलेटेड टू द मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कार्यरत रेत की शक्ति और पारगम्यता आर्द्रता की मात्रा से संबंधित है। फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीज विथ। ग्रीन सैंड मोल्ड की कठोरता के साथ क्या बढ़ती है? तो ग्रीन सैंड मोल्ड की कठोरता के साथ जो बढ़ती है वह रहता है आपका कि डिक्रीज इन परमिबिलिटी, पारगम्यता घटती है। ग्रीन सैंड मोल्ड की कठोरता के साथ पारगम्यता घट कठोरता के बढ़ने के साथ क्या होता है? पारगम्यता घटती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज मोल्डन। सांचों में ढालने के लिए कृत्रिम रेत का इस्तेमाल करते समय किस बंधक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो बंधक प्रयोग किया जाता है वह रहता है बेंटोनाइट तथा जल रहता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू द बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। आबंधन सामर्थ्य देने के लिए आधार बालू में कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ऑप्शन है बेंटोनाइट, वुड फ्लावर, सीकोल, सिलिका। तो आबंधन सामर्थ्य देने के लिए आधार बालू में जो सामग्री मिलाई जाती है वह सामग्री रहता है बेंटोनाइट। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आबंधन सामर्थ्य देने के लिए आधार बालू में बेंटोनाइट सामग्री मिलाई जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग द फॉलोइंग एडिटिव इज यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड। किसी ढली हुई वस्तु के पृष्ठीय परिष्करण में सुधार के लिए सांचे की बालू में निम्नलिखित में से कौन सा योगज प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए जो योगज प्रयोग किया जाता है वह रहता है कोल चूर्ण, यानी कि सी कोल रहता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोल चूर्ण है क्या? तो देखिए, यह संचकन बालू में रिड्यूसिंग पदार्थ के रूप में धातु को ऑक्सीकरण से बचाता है। इसे विशेष रूप से फलकन बालू या फेसिंग सैंड में मिलाया जाता है। इससे बालू की सामर्थ्य तथा संयोजकता यानी कि कोहेविनेस में कमी आती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, संचकन बालू में किसके परिष्करण के लिए अनाज डाला जाता है? ऑप्शन है पोरोसिटी, ग्रीन स्ट्रेंथ, हार्ट स्ट्रेंथ, एज, हार्डनेस। तो संचकन बालू में जिसके परिष्करण के लिए अनाज डाला जाता है वह रहता है आपका ग्रीन स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपका कि मोल्ड बनाने के लिए तैयार बालू के मिश्रण की मोल्ड बनाने की सामर्थ्य को ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। बालू में ग्रीन स्ट्रेंथ काफ़ी होना चाहिए जिससे पैटर्न निकालने पर या मोल्ड को सरकाने या उठाने पर मोल्ड की बालू ना टूटे। मोल्ड के लिए आवश्यक सामर्थ्य पैटर्न के आकार तथा शेप पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सफिशियंट मॉइस्चर टू द मोल्डिंग सैंड इज नोन एज। संचकन बालू में पर्याप्त नमी बढ़ाने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं सैंड टेम्परिंग के रूप में, यानी कि बालू पायन, यानी कि सैंड टेम्परिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन है, वुड फ्लोर इज एडेड टू कोर सैंड टू इम्प्रूव। लकड़ी का बुरादा कोर सैंड में मिलाने से सुधार होता है किसमें? ऑप्शन है कोलैप्सिबिलिटी ऑफ फोर्स, ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ कोर, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कोर, टॉलरेंस ऑन कास्टिंग। तो लकड़ी का बुरादा कोर सैंड में मिलाने से जो सुधार होता है, यह सुधार होता है कि कोलैप्सिबिलिटी ऑफ कोर, यानी कि कोर का ढह जाना। तो 53 के यहाँ पे यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी का बुरादा कोर सैंड में मिलाने से कोलैप्सिबिलिटी में सुधार होता है। मोल्ड में कास्टिंग के ठंडा होने पर मोल्ड को तोड़ा जाता है। यदि गर्म होने पर बालू कठोर होकर कास्टिंग में चिपक जाती है तो उसे कास्टिंग से छुड़ाना कठिन हो जाता है। अतः कोलैप्सिबिलिटी के गुण के कारण बालू आसानी से कास्टिंग से अलग हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है,
इंक्रीजिंग इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड काजेज। मोल्डिंग सैंड में पानी की मात्रा बढ़ाने के कारण क्या होता है? तो देखिए, मोल्डिंग सैंड में पानी की मात्रा बढ़ाने से होता है कि जो पारगम्यता होती है वह अधिक हो जाती है। तो मोल्डिंग रेत में पानी की मात्रा बढ़ाने से पारगम्यता अधिक प्राप्त होती है। मोल्डिंग रेत की बंधन सामर्थ्य केले की नमी पर निर्भर करती है, इसलिए निश्चित मात्रा से अधिक पानी मिलाने से रेत की जो बंधन सामर्थ्य होती है वह घटती है, जिससे गैसें बालों के अंदर से होकर आसानी से पास हो जाती हैं। कम से कम क्ले का प्रयोग तथा पानी की मात्रा अधिक बढ़ने से मोल्ड की ताप सहन करने की सामर्थ्य तथा गैसों की पारगम्यता बढ़ती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मोल्डिंग। निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए जो मोल्डिंग के में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, मोल्डिंग में क्या प्रयुक्त होते हैं कि ड्राई सिलिका सैंड, ये बिल्कुल सही है। और है कि क्ले, ये बिल्कुल गलत है। फिनोमेना फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी गलत है। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी गलत है। सोडियम सिलिकेट, सॉरी यहाँ पर ये होता फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है, और है सोडियम सिलिकेट, ये यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सैंड सेल मोल्डिंग कास्टिंग विधि द्वारा पतले काट की वस्तुओं को ढाला जाता है। इस विधि में ढली वस्तुओं पर साफ व चिकनी सतह प्राप्त होती है और बीमों की उच्च परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है तथा उत्पादन भी उच्च दर पर ढलाई की जाती है। सेल मोल्डिंग में शुष्क सिलिका बालू और फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड प्रयुक्त होते हैं। सेल मोल्डिंग में धातु के पैटर्न प्रयुक्त होते हैं। सेल मोल्डिंग प्रक्रम के द्वारा गियर, हाउसिंग, सिलेंडर, शीर्ष तथा कनेक्टिंग रॉड बनाए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, in casting process the molten metal when the poured into mold it will a direct contact with। ढलाई प्रक्रिया में जब पिघली हुई धातु सांचे में डाली जाती है तो यह किसके साथ सीधा संपर्क करेगी? तो यह फेसिंग सैंड के साथ सीधा संपर्क करती है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेसिंग सैंड। 57 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। मोल्ड गुहा की अंदरूनी सतह पर थोड़ी मात्रा में छिड़का जाने वाला कार्बोनेसियस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इस कार्बोसियस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं फेसिंग सैंड। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेसिंग सैंड। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंड इज यूज टू कीप अवे द ग्रीन सैंड फ्रॉम स्टिकिंग टू द पैटर्न। निम्न से कौन सी बालू ग्रीन बालू को पैटर्न से न चिपकने के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है कोर्स सैंड, पार्टिंग सैंड, लूम सैंड, और है सिंथेटिक सैंड। तो देखिए, ग्रीन बालू को पैटर्न से ना चिपकने के लिए लोम बालू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि 50% किले होता है, इसका प्रयोग कम गलनांक की धातुओं के लिए किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, फॉर स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर। स्टील कास्टिंग के लिए कौन सी रेत का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो देखिए, स्टील कास्टिंग के लिए जो रेत उपयुक्त होता है वह रेत रहता है आपका कोर्स ग्रेन रेत। तो यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोर्स ग्रेन। 60 नंबर क्वेश्चन है, फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्राइज ऑफ। ढलाई के काम में उपयोग होने वाली फेसिंग रेत किससे बनी होती है? तो यह जो बनाई जाती है यह आपका सिलिका एंड क्ले से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेसिंग रेत यानी कि फेसिंग बालू किया है तो यह बालू सिलिका एवं मिट्टी से बनी होती है। अच्छी परिष्कृत सतह की ढलाई करने के लिए पैटर्न के आसपास महीन मोल्डिंग रेत प्रयोग की जाती है। यह सीधे पिघली धातु के संपर्क में आती है, इसलिए इसे फेसिंग बालू कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड। कौन सा संचकन बालू का एक प्रकार नहीं है? तो संचकन बालू को जो प्रकार नहीं है वह आपका स्पेशल सैंड, आपका संचकन बालू का प्रयोग बालू का प्रकार नहीं है। संचकन बालू है क्या कि संचकन बालू किसी भी ढलाईशाला या का प्रमुख कच्चा पदार्थ होता है जिसका उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की ढलाइयों में किया जाता है। और जो संचकन रेत होता है यानी कि मोल्डिंग सैंड होता है, यह आपका कई प्रकार के होता है, जैसे ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड, फेसिंग सैंड, बैकिंग सैंड और फ्लोर सैंड, और पार्टिंग सैंड, कोर सैंड, ये सब होता है आपका मोल्ड सैंड का प्रकार।
62 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड रिपीटेडली यूज्ड सैंड इम्प्लॉयड फॉर मोल्डिंग पर्पज इज, संचकन उद्देश्य के लिए प्रयुक्त पुरानी बहुधा उपयोग हुई बालू कौन सी है? ऑप्शन है फेसिंग सैंड, लोम सैंड, बैकिंग सैंड, सिस्टम सैंड। तो संचकन उद्देश्य के लिए प्रयुक्त पुरानी बहुधा उपयोग हुई बालू जो रहती है, यह आपका है बैकिंग सैंड। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बैकिंग सैंड या इसी को बोलते हैं फ्लोर सैंड। तो ये है क्या कि यह पुराना बार बार प्रयोग किया हुआ बालू होता है तथा फल्कन बालू के बाद संचकन बक्से को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फेसिंग सैंड क्या है कि संचकन बक्सों में सांचा बनाते समय प्रतिरूप को रखकर उसकी सतह पर सर्वप्रथम जो रेत डाला जाता है उसे हम लोग फेसिंग सैंड या मुखन बालू कहते हैं। लोम सैंड यानी कि दोमट बालू क्या है, तो यह बालू में 50% बालू तथा 50% किले होता है। यह बालू लोम मोल्डिंग में बड़े ग्रे आयरन की ढलाई में होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि परमेबिलिटी नंबर इज द मेजर ऑफ, परमेबिलिटी नंबर किसकी माप होती है? तो देखिए जो परमेबिलिटी का माप होता है यह जो रहता है आपका कि एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड, यानी पारगम्यता संख्या की माप बुलों के माध्यम से वायु प्रवाह की दर होती है। पारगम्यता परीक्षण में वायु के घनत्व के घन सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। इस परीक्षण में बालू के नमूने को जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर लिया जाता है, इस नमूने को से जो होता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब वाली वायु को प्रति मिनट गुजारा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, इन सैंड मोल्डिंग द मिडल पार्ट ऑफ फ्लास्क इज कॉल्ड, बालू ढलाई में ढलाई पेटी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो बालू ढलाई में ढलाई पेटी के मध्य वाले भाग को हम लोग बोलते हैं चीक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा चीक। 65 नंबर क्वेश्चन है, इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड, रेत संचकन में सांचा पेटी फ्लास्क के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोप, चिक, ड्रैग, फ्लास्क, बॉटम। इसे हम लोग बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं कि संचक रेत संचकन में सांचा पेटी के सबसे निचले वाले भाग को हम लोग ड्रैग कहते हैं तथा सबसे ऊपरे वाले भाग को हम लोग कोप कहते हैं और बीच वाले भाग को हम लोग चिक कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, इन सैंड मोल्डिंग द टॉप फ्लास्क इज नोन एज, बालू संचकन प्रक्रिया में ऊपरी फ्लास्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रक्रिया बालू संचकन यानी सैंड मोल्डिंग में ऊपरी फ्लास्क को हम लोग बोलते हैं कोप। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, इन फाउंड्री ए स्क्वायर पेन फिटेड विथ ए वुडन हैंडल इज कॉल्ड एज, ढलाई घर में लकड़ी के एक हत्थे से जुड़े एक वर्गाकार तवे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है धौंकनी, स्लिक, करछी, रीडल। तो ढलाई घर में लकड़ी के एक हत्थे से जुड़े एक वर्गाकार तलवे को हम लोग बोलते हैं करछी यानी कि सोवेल बोलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंड्री टूल, कौन सा ढलाई साला औजार नहीं है? तो ढलाई साला औजार जो नहीं है वह आपका है आर्बर यानी कि धुरी आपका नहीं है, जबकि स्लिक, रीडल और ट्रोवेल ये सब आपका ढलाई साला औजार हैं। धुरी का प्रयोग क्या होता है कि आपका मिलिंग कटर मशीन में कटिंग टूल को पकड़ने के लिए किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कोप इन फाउंड्री पार्टिक्स प्रैक्टिस रिफर्स टू, ढलाई प्रक्रिया में कोप का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ढलाई प्रक्रिया में कोप का अर्थ होता है कि टॉप हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स, संचकन पेटी का ऊर्ध्व अर्धभाग। जब पैटर्न दो भागों में विभक्त होता है तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कोप तथा निचले वाले भाग को हम लोग ड्रैग कहते हैं। संचकन पेटी का जो निचला अर्ध भाग होता है उसे ड्रैग कहते हैं और जो संचकन पेटी का जो ऊपरा अर्ध भाग होता है उसे हम लोग कोप बोलते हैं और जो मध्य भाग होता है उसे हम लोग चीक बोलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन, सारे सांचे में बालू की एक समान कठोरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संचकन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जिस संचकन यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह रहता है डायाफ्राम संचकन। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डायाफ्राम संचकन। 71 नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रैम द सैंड
softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following type of molding machine is used? बालू के पैटर्न फलक पर नरम और सांचे के पिछले और कठोर कुटाई रैमिंग करने के लिए कौन सा संचकन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है स्क्वीजिंग। यहाँ पे स्क्वीजिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंड्री टूल? कौन सा फाउंड्री टूल नहीं? ऑप्शन है रीडल, स्लिक, ट्रोवेल, आर्बर। तो ये क्वेश्चन शायद आ चुका है, तो ये है आपका आर्बर नहीं होता है आपका फाउंड्री टूल। आर्बर क्या होता है कि मिलिंग मशीन का वह मौलिक अंग जो टूल को पकड़ता है। रीडल क्या है? तो रीडल आपका होता है कि फाउंड्री शॉप में इसका प्रयोग रेत को छानने में किया जाता है। ट्रोवेल क्या है कि इसका प्रयोग सांचे की चपटी सतहों को चिकना बनाने, पृथक करने और गेट बनाने के लिए किया जाता है। और जो स्लिक है, तो स्लिक का प्रयोग सांचे की छोटी सतहों को परिष्कृत या चिकना बनाने या मरम्मत करने में किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, वेंट्स विच आर प्लेस्ड इन मोल्ड आर यूज? छिद्रक यानी कि वेंट्स होते हैं जो सांचे में प्रयोग किए जाते हैं, उसका उपयोग क्या है? तो देखिए इसका उपयोग होता है कि हम लोग करते हैं कि टू कैरी ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड व्हेन मोल्टन मेटल कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद सैंड। जब पिघली हुई धातु रेत के संपर्क में आती है तो उत्पन्न गैसों को बाहर निकालने का काम करता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अपर मोल्डिंग फ्लास्क इज नेम्ड एज? ऊपरी मोल्डिंग फ्लास्क को जाना जाता है। ऑप्शन है ड्रैग, अपर बोर्ड, चीक, कोप। तो अपर मोल्डिंग फ्लास्क को हम लोग जानते हैं कोप के नाम से। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी भाग आपका कोप कहलाता है और मध्य का भाग जो होता है वह आपका चीक कहलाता है और जो निचला फ्लास्क रहता है वह आपका ड्रैग कहलाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्लिक इन ए फाउंड्री शॉप इज यूज टू? ढलाई घर फाउंड्री शॉप में 75 नंबर क्वेश्चन है, स्लिक इन ए फाउंड्री शॉप इज यूज टू? ढलाई घर यानी फाउंड्री शॉप में स्लिक का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए ढलाई घर में फाउंड्री शॉप में स्लिक का जो प्रयोग किया जाता है यह आपका मेक एंड रिपेयर कार्नर इन ए मोल्ड, मोल्ड के कोनों के निर्माण और मरम्मत में किया जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्क्विंजिंग स्क्वीजिंग मशीन इज यूज इन? निस्पीडन मशीन किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए जो निस्पीडन मशीन होता है यह आपका प्रयोग किया जाता है मोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोल्डिंग। और जो होता है मोल्डिंग मशीन यह आपका कि जो होता है यह आपका कई प्रकार के होता है, जैसे कि आपका जोल मशीन, स्क्वीजिंग मशीन, सैंड स्लिपिंग मशीन। यहाँ पे देख सकते हैं सैंड स्लिंगिंग मशीन, जोल्ट मशीन, स्क्वीजिंग मशीन। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन, जोल्ट मशीन इज यूज्ड फॉर? हचकोला मशीन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए जो होता है जोल्ट मशीन यह प्रयोग किया जाता है आपका मोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोल्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ चैपलेट इज? चैपलेट का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए जो चैपलेट होता है इसका मेन कार्य होता है कि आपका टू सपोर्ट द कोर, यानी कि कोर को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोर को सहायता प्रदान करने के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन है, मेटालिक सपोर्ट केप्ट इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू सपोर्ट द कोर आर नेम्ड? मोल्ड कैविटी के अंदर कोर को सहारा देने के लिए प्रयोग किया गया मेटालिक सपोर्ट क्या कहलाता है? तो देखिए जो मेटालिक कोर है यह कहलाता है आपका चैपलेट। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, चैपलेट। 80 नंबर क्वेश्चन है कि रिजिड मेटल पीस टू सपोर्ट बिग कोर आर कॉल्ड? बड़े कोर को सहारने के लिए दृढ़ धातु का टुकड़ा क्या कहलाता है? तो बड़े कोर को सहारने के लिए दृढ़ धातु का जो टुकड़ा होता है यह कहलाता है आपका चैपलेट। यहाँ पे एक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, चैपलेट। चैपलेट का है कि धातु के टुकड़े होते हैं जिनका प्रयोग संतुलित कोर को सहारने में होता है। पिघली धातु चैपलेट को पिघला देती है और यह चैपलेट कास्टिंग का भाग हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? चिल्स आर यूज्ड इन मोल्ड टू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मोल्ड में चिल्स का प्रयोग करते हैं?
तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वह रहता है आपका अचीव डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन, यानी कि दिशात्मक ठोसीकरण प्राप्त करने में। 82 नंबर क्वेश्चन है कि चैपलेट आर यूज्ड इन द मोल्ड फॉर, मोल्ड में चैपलेट का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए मोल्ड में चैपलेट का जो प्रयोग होता है, यह प्रयोग होता है आपका कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कोर, कोर को सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है, या कास्टिंग किया जा रहा है पदार्थ का ही बना होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग, कास्टिंग में दिशात्मक ठोसीकरण का प्रयोग किसके का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है? तो देखिए इसके लिए जो सुधारा जा सकता है वह रहता है आपका कि चिल एंड पैडिंग, तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चिल्स एंड पैडिंग। 84 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री मटेरियल इन रिकमेंडेड फॉर स्टील फर्नेस कंटेनिंग CaO स्लैग, स्टील फर्नेस जिसमें स्लैग CaO सम्मिलित है, किसके लिए के लिए निम्नलिखित में से कौन से अग्निशय पदार्थ की मांग की जाती है? इसके लिए जो पदार्थ की मांग की जाती है वह पदार्थ रहता है आपका सिलिका, यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिलिका। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर द क्यूपोला इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, क्यूपोला का उपयोग विनिर्माण में किया जाता है। तो क्यूपोला का उपयोग विनिर्माण में जो किया जाता है यह रहता है आपका कास्ट आयरन, यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कच्चा लोहा का जो उत्पादन होता है ये आपका ब्लास्ट फर्नेस में होता है, जो ढलवा लोहा होता है आपका क्यूपोला फर्नेस में होता है, पिटवा लोहा जो होता है ये आपका पुडलिंग फर्नेस में होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड ऑफ, ढलाई खाने की कुठाली यानी फाउंड्री क्रूसिबल किसकी बनी होती है? तो देखिए जो फाउंड्री क्रूसिबल होती है यह बनाया जाता है आपका ग्रेफाइट का, यहाँ पे ई आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। 87 नंबर क्वेश्चन है द मेल्टिंग फर्नेस यूज्ड फॉर फेरस मेटल इज नोन एज, लौह धातु के लिए प्रयुक्त गलन भट्ठी किसके रूप में जानी जाती है? तो इसके लिए जो गलन भट्ठी के रूप में जो जाना रहता है आपका क्यूपोला फर्नेस, यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्यूपोला फर्नेस। 88 नंबर क्वेश्चन है इन द मेल्टिंग रेशियो ऑफ ए क्यूपोला इज 10:1, देन द कोक रिक्वायरमेंट फॉर 1 टन मेल्ट विल बी, यदि एक क्यूपोला की गलनांक का अनुपात 10:1 है तो 1 टन पिघलाने के लिए आवश्यक कोक कितना होगा? तो इसके लिए जो कोक की आवश्यकता होगी वह होगा आपका 0.1 टन, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 0.1 टन। यदि क्यूपोला भट्ठी का गलनांक 10:1 हो तो 1 टन पिघलाने के लिए आवश्यक कोक की मात्रा 0.1 टन होगा। क्यूपोला का जो गलनांक अनुपात हो पिघलाने वाले पदार्थ की मात्रा बटे कोक की मात्रा होती है, और ये गलनांक का अनुपात दिया है आपका 10:1, पिघलाने वाले पदार्थ की जो मात्रा दी है 1 टन, कोक की मात्रा क्या होगा आपको 0.1 टन आ जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है ए पैसेज कंटेनिंग पोरिंग बेसिन एंड गेट इज कॉल्ड, अधःस्रावी बेसिन और द्वार को जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाता है? तो इसको जोड़ने वाला जो मार्ग होता है यह कहलाता है आपका स्प्रू कहलाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्प्रू। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका टोटल 89 क्वेश्चन कराया जा चुका है, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।